पतंजलि केश कांति एडवांस नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले संकेत और कल के एक्सपायरी के दबाव को झेलने के बाद आज शांत शुरुआत के है आसार। दबाव बना रहेगा या फिर हफ्ते के आखिरी दिन आएगी रिकवरी? बड़ा है सवाल, कहाँ होगी वीकली क्लोजिंग, क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पूरा बाजार में होने वाला है। कल तो एक पॉइंट से हम रह गए, उसके कितने मायने हैं ये भी जानेंगे हम जी के साथ। और उसके बाद जो करेक्शन आया उसके क्या मायने हैं। अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी रहेगा फोकस। तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। पहले तो आज की बड़ी बातें जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रिगर्स अमेरिका से आते दिख रहे हैं। यस, अमेरिका का प्रधानमंत्री को जो राजकीय भोज वहाँ पर मिला है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मेनू कार्ड आपने देखा है? हाँ देखा सर, पूरा देखा। हाँ, मतलब शुद्ध शाकाहारी व्यंजन वाला मेनू कार्ड था पूरा। और बड़े इंटरेस्टिंग मिलेट्स भी थे जो हम अभी बिल्कुल। अमेरिका और डिशेज अमेरिका की स्वाद हिंदुस्तान का रिलेटेड स्वीट डिश भी थी। तो बड़े रोज इन्फ्यूज्ड कुछ वो। हाँ, डेकोरेशन वगैरह जबरदस्त और मतलब गजब का ये बड़ा सम्मान जो वहाँ पर प्रधानमंत्री को मिला है। देश का सम्मान है कि अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली देश अगर इस तरह का सम्मान हमारे देश को देता तो ये बड़ी बात है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, दौरा जबरदस्त चल रहा है। एक वो आपसी दोस्ती भी सामने आई, वो बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री पे जो वो टोस्ट होता है ना जिसके अभी विजुअल्स आ रहे थे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो काफी एएनआई पर अभी थोड़ी देर पहले आए भी, देखिए जरा। प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध। तो चलिए, काफी बढ़िया था, मतलब अच्छा रहा। कांग्रेस को भी उन्होंने संबोधित किया, ज्वाइंट सेशन। बिल्कुल, ज्वाइंट सेशन भी हुआ है। सो काफी कुछ एक्शन अमेरिका में चल रहा है जो अलग तरीके का है, कम देखने को मिलता है। बाकी अमेरिका के जो कुछ भी संकेत है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज भी एक बड़ा दिन है। अगली बार हमें भी जाना चाहिए यूएस विजिट में। पीएम बनना चाहते हैं? साथ में ही चलना है, काफी है। चलिए, कभी ऐसा मौका लगा तो जरूर करेंगे। अमेरिका की यात्रा करनी चाहिए। मतलब वैसे मैं लाइफ में एक बार जा चुका हूँ, बट हाँ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाने का आनंद अलग है, अलग ही होगा। घूमने फिरने जाने का आनंद अलग है। तो मौका मिलेगा दीप, बिल्कुल चलेंगे कभी कभी। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप सोच लो कि वहाँ से शो कर सकते हो तो वहाँ से शो क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। तो बड़ा एक्शन चल रहा है। स्टेट डिनर में देश दुनिया की जानी मानी हस्तियाँ, 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और एक बहुत ही बड़े एक्शन आ रहा है। आइए आज के ट्रिगर्स पर करते हैं फोकस। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत एकदम शांत बंद होते दिखे 3 दिनों की कमजोरी के बाद। आप चाहे तो कमजोर मान ले, चाहे तो मजबूत मान ले। डाउ 4 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, नीचे से रिकवर होके और हरे निशान में बंद होने के लिए कम में कामयाब रहा। लेकिन नैस्डैक अच्छा उछलकर 130 अंक ऊपर बंद होता दिखा था। नैस्डैक S&P में अच्छी तेजी रही। बाकी संकेतों में SGX निफ्टी सुस्ती के मूड में है, कोई खास एक्शन के मूड में है नहीं। डाउ फ्यूचर्स फिर से कमजोर होते दिख रहे हैं, लगभग अब 100 अंक नीचे आ चुके हैं, 80 अंक नीचे थे। और कच्चा तेल 4% फिसलता हुआ यहाँ पर तेज गिरावट होती हुई दिखी है। सोना चांदी भी तेज गिरावट के शिकार होते दिख रहे हैं। तो कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर आपको साफ नजर आएगा। ग्लोबल IT कंपनी एक्सचेंजर की आय बढ़ी है लेकिन गाइडेंस घटाया है। IT शेयर में थोड़ा चलने की कोशिश करते बेचारे थप्पड़ पड़ जाती है। मतलब अच्छी खबरें आई नहीं थी, थोड़ा चलते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स डाउनग्रेड करने लगते हैं, थोड़ा चलते हैं कोई ऐसी खबर आ जाती है, फिर से IT आज मुश्किलों में दिख सकता है। इन खबरों के चलते देखते हैं क्या कुछ होता है। एग्जैक्टली। तो चलिए, काफी एक्शन रहेगा। IT पर भी रखनी है नजर, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं सर, उस पर भी आपसे करनी है बातचीत। एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा अमेरिकी बाजारों की। ये पूरा हफ्ता ही कंसोलिडेशन रहा है। मंडे को तो वो छुट्टी पर थे, बट ट्यूसडे से जब से आए हैं हम देख रहे हैं लगातार वीकनेस ही आ रही है। कल भी डाउ रिकवर होकर फ्लैट बंद हुआ है, 4 पॉइंट नीचे था। नैस्डैक और S&P हालांकि पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, बट कोई ऐसी कन्विंसिंग मूव नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स एक कंसोलिडेशन की वजह भी बन रही है क्योंकि आगे के ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं। बट कैसे समझे सर, ये सुस्ती है, कंसोलिडेशन है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है दीप, एक्चुअली देखा जाए तो टाइम पास चल रहा है। अब नया ट्रिगर कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे आप जुलाई के अंत में जब फेड की अगली बैठक होने वाली है तब तक आप किसी नए ट्रिगर की तलाश में, और वो मिसिंग है। 1 महीना है सर उसमें। 1 महीना है तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा 1 महीने में। मतलब आज तक हमने देखा है कि मार्केट का एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जी। जब बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बड़ा उतार चढ़ाव होता है, थोड़े दिनों बाद शांत होकर एकदम ठंडे हो जाते हैं।
और दूसरा सिस्टम जैसा कि जब बहुत ज़्यादा शांत रहे, कोई ट्रिगर ना हो, तो कहीं न कहीं से ऐसा ट्रिगर आ जाता है, हाँ ढूंढ लेते हैं, आ जाता है, और वापस से एक्शन शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या है, दोनों तरफ की स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक रहती नहीं है। सो अभी थोड़ा हम बिना ट्रिगर वाले जोन में, कभी कभी ऐसा होता है ना, आज ये ट्रिगर, कल ये, परसों ये, रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ, और लगता है कि अब क्या करें, पोजीशन रखें नहीं रखें, इसमें ये हो गया तो क्या, उसमें वो हो गया तो क्या। सो उसमें इतना, और कभी कभी ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करें, है ना, न बढ़ने के लिए कुछ है न घटने के लिए कुछ है। तो अगर बढ़ने के लिए कुछ नहीं है तो घट क्यों रहा है, ये भी बड़ा सवाल आना चाहिए। तो घटने के पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि कई कई हफ्तों की ऊंचाइयों पर अगर इंडेक्स आपके ट्रेड करें और आगे चलते हुए आपके लिए अच्छे या बुरे कोई खास ट्रिगर ना हो, तो फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वही अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखे। तो अमेरिकी बाजार टाइम वाइज करेक्शन के मूड में, और उस टाइम वाइज करेक्शन में जब एक चीज ध्यान में रखने वाली होती है कि जब भी एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी हो, उसके बाद ट्रिगर्स की कमी हो जाए, और जब कमी हो जाए और उन लेवल्स के आसपास बाजार रुकने की कोशिश करे, तो फिर टाइम वाइज करेक्शन में हल्का प्राइस वाइज करेक्शन घुसता है। और प्राइस वाइज करेक्शन कैसे होगा, समझो आप तेजी के मार्केट में थे और टाइम वाइज करेक्शन शुरू हुआ तो थोड़े थोड़े दाम घटेंगे, मंदी के मार्केट में थे, टाइम वाइज करेक्शन शुरू हुआ तो थोड़े थोड़े दाम बढ़ेंगे। तो जो ट्रेंड था उसके विपरीत करेक्शन तो वही हुआ ना, कि जो ट्रेंड था उसके विपरीत ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो ये ट्रेंड आपको इस हफ्ते अमेरिका में दिख रहा है, और यही ट्रेंड आपको कुछ हद तक हमारे बाजारों में भी दिख रहा है। हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन, हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन। तो मेरे ख्याल से हफ्ते दो हफ्ते अगर इन लेवल के आसपास अमेरिका और हम समय बिताए, ये हफ्ता प्लस अगला हफ्ता, जून के अंत तक थोड़ा टाइम पास करके जुलाई में फिर से चलो आ जाओ, हो सकता है, हाँ उतरते हैं मैदान में, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई थिंक, बट अदरवाइज 2 से 3% के रनिंग करेक्शन, उसके लिए उसकी बस तैयारी रखनी, उससे बड़ा करेक्शन भी नहीं आना है, उससे बड़ा 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा आपका टाइम वाइज करेक्शन भी नहीं होना है। सो 2 से 3 हफ्ता, 2 से 3% लगभग इसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहें, अमेरिकी बाजार तैयार हैं, और हमारे बाजार भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट वो आपके लिए मौका खरीदारी का ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अनलेस कि आप तो ये मान के चलो कि मुझे तो 18,886 पे ही बेचना था, और वापस मैं एकदम 18,275 पे या 18,350 पे या 475 पे लूंगा। मैं एग्जैक्टली मेरी एंट्री और एग्जिट दोनों ही एकदम एग्जैक्ट प्राइस पर होनी चाहिए, और वो कर पाए जी, वंडरफुल, ग्रेट, तो मजा आ जाएगा, योर हाइनेस। बाकी तो ठीक है, लाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो आई थिंक न बहुत अति उत्साहित है अमेरिका को देख के, न बहुत दुखी है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नहीं तो कुछ बात करने लायक नहीं, न कोई ब्याज दरों पे कुछ हुआ है, न महंगाई पे कुछ है, न कोई, हाँ एक खाली छोड़ दो कि भाई 3-4% आपका घट के आया कच्चा तेल। हाँ दूसरा ये कि सोने चांदी वगैरह घट रहे हैं, तो वहाँ भी एक अच्छी तेजी के बाद हल्का करेक्शन, तो इस पे हाँ सोने चांदी से हम तो क्या रहेगा, हाँ सोने चांदी वालों के लिए ठीक है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। बाकी तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन आप सोने चांदी में देख रहे हैं, दूसरी कमोडिटीज में देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं, तो अक्रॉस एसेट क्लास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। प्रॉफिट बुकिंग देखें ना, ऐसे प्रॉफिट, ठीक है चलिए, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है जो लाजमी भी है, बड़ी मूव के साथ आप देखते हुए हैं कि उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, जरा ये बताइए। हाँ। पूरी तैयारी इस हफ्ते हमने करी है, रोज हम तैयार होते हैं, रोज एक्साइटेड होते हैं, कल लगा कि चलिए अब तो हो जाएगा। हाँ। एक पॉइंट से रह गया, वो एक चुटकी सिंदूर जैसा हो गया मामला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है ना, सब मतलब लगते रह गया सर। ठीक है, वो एकेडमिक पर अगर हो भी जाता तो क्या हो जाता, तो खाली डांस हो जाता, सेलिब्रेशन हो जाते हैं, लेकिन वो अपने मजा नहीं आता। एंड ऑफ डे सी लाइफ हाई बनाने का मजा तो तभी है दीप जब बना के तगड़े बनते और बाको, है ना, खाली टच एंड गो में क्या मजा है। तो इसलिए नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। होता फिर मतलब करते तो भी सब बोलते देखो लगा फिर नीचे आ गए, देखो डांस किया फिर नीचे आ गए, है ना, इससे बढ़िया डांस ही नहीं हुआ। बट इन एनी केस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आप लाइफ हाई पे हैं, क्योंकि आपका सेंसेक्स 2 दिनों से बना रहा है, निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई बना चुका है, सेंसेक्स क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई बना चुका है। इसी हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने लाइफ हाई बनाया है। तो अब इसके बाद भी अगर एक पॉइंट से हम ये सोचें कि लाइफ हाई नहीं बना, तो एकेडमिक पर्पज से ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज से तो हो ही चुका है, करेक्ट। सो और लाइफ हाई के आसपास अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती तो हर्ज क्या है, 44,150 का पुराना लाइफ हाई था बैंक निफ्टी का, करेक्ट, लगभग उसके आसपास टाइम पास हो रहा है। 44,498 का हाई बनाने के बाद हम लगभग यहीं पे टाइम पास कर। सो आई थिंक लाइफ हाई के आसपास अगर बाजार रुकता तो ये एक अच्छा संकेत है, खराब नहीं। हर रोज बढ़ना भी नहीं चाहिए बाजार,
हर रोज बढ़ेगा तो काम कैसे चलेगा? जब घटेगा तो फिर हर रोज घटेगा ना। तो इसलिए रुक रुक कर चले, रुक रुक के बढ़े, रुक रुक के घटे, वो बाजार के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सो आई थिंक लाइफ हाई कितने दूर कितने पास टाइप वाला मामला है। समझें, दिल से समझें तो बहुत बहुत नज़दीक है, दिमाग से समझें तो रह गए। मतलब ये कोई दीप ऐसा है ना कि सिंपल सी चीज़ है, कोई आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि कट ऑफ आया, 1 मार्क्स से रह गए तो कट ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ, या सीए की रैंक तो नहीं है कि 1 नंबर से रैंक नहीं आई तो नहीं आई। तो इससे 1 नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी बाकी कई जगह 1 नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। करेक्ट। यहाँ 886 और 887 में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं। तो वो हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, दिल को बहलाने के लिए, बात करने के लिए अच्छा है, हेडलाइंस बनाने के लिए अच्छा है कि लाइफ हाई हुआ या नहीं हुआ। बाकी ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर यू आर एट लाइफ हाई। एब्सोल्युटली, लाइफ हाई पे तो है ही, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई तो बनी रहना। एग्जैक्टली। तो वो तो थोड़ा बहुत नीट मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का जो टेक्सचर दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि थोड़ा हम रुकेंगे यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और कल के सेशन में देखिए, कल फिर एक चीज़ हुई जो पिछले हफ्ते हुई थी, और वो ये कि कल फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने करेक्शन की शुरुआत की थी। करेक्ट। और पिछले बार भी गुरुवार शुक्रवार को जो हल्का फुल्का करेक्शन आया था वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से शुरू हुआ था। 1.5 दिन 2 दिन का करेक्शन रहता है। हो सकता है उसी 1.5-2 दिन के करेक्शन के ट्रेंड को हम आज थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे को वही पूछना था इस पे कि कल लंबे समय बाद आपने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस है। यूएस में भी हमने देखा था, हमारे बाजार में तो ऑफकोर्स ये क्लियर हो ही गया था। प्रॉफिट बुकिंग ही है या कुछ और मायने से? प्रॉफिट बुकिंग है। और कल पिछले हफ्ते के मुकाबले में कल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई ज़्यादा सीरियस प्रॉफिट, थोड़ी कन्विंसिंग, क्योंकि उसमें मार्केट ब्रेड्थ कल ज़्यादा खराब हुई थी। भले ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स परसेंटेज में कल उतने ना गिरे हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो करेक्ट हुए वो इंटरेस्टिंग था। सो आई थिंक थोड़ी सप्लाई आ रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है जो थोड़ी रह सकती है। आपको 2-3 तरीके से इसे देखना है। इंडेक्स पे अगर आप करेक्शन 2 से 3% का देख सकते हैं, फाइन। मिड कैप इंडेक्स में 5 से 8% का, मिड कैप शेयरों में, नॉट इंडेक्स में, 5 से 8%, 10% का करेक्शन हो सकता है। टाइम वाइज 1 से 2 हफ्ते का हो सकता है। बस ये 3 चीज़ें अगर आपके मन में बैठी है तो आपको कहीं विचलित नहीं होना है कि बाजार ने टॉप बना यार, अब वापस नया हाई बनाने में पिछली बार की तरह 18-20 महीने लग जाएंगे। ऐसा दिमाग में भी मत लाना। राइट। हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी अपसाइड मिस हो जाए लेकिन मुझे डाउन साइड नहीं चाहिए, तो आप प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाओ। जिस दिन ब्रेकआउट हो, फॉर एग्जांपल आज 18,770 पे आप बंद हुए, 18,900 पे हाई आपका बन गया, क्या आप छोड़ रहे हो ऊपर 125 पॉइंट? ठीक है, आप 18,900 का पार करके ठीक है फिर ले लेना। अगर बिल्कुल ही रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में तो ये कर लो कि भाई मैं तो 18,500 भी नहीं देख सकता, मैं तो 18,400 भी नहीं देख सकता, तो फिर बेच दो। राइट, है ना। वो माइंडसेट आपको बनानी है। फिलहाल मार्केट में ऐसे कोई खास संकेत नहीं जिससे बताए कि डीप करेक्शन आ सकता है। 2 से 3% का करेक्शन इंडेक्स में, 5 से 8% का करेक्शन मिड कैप्स में, 1 से 2 हफ्तों का करेक्शन मार्केट में टाइम वाइज, ये कभी भी पॉसिबल है। जिसके शुरुआती संकेत आ रहे हैं, लेकिन अभी तो कई घबराने के संकेत ऐसा कुछ नहीं घबराना, ये बस थोड़ा सा जाना। ठीक है सर। बाकी तो कहाँ लेवल्स क्या है वो मैं बता ही दूंगा, किन लेवल्स के ऊपर नीचे बंद हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, और कोई इशू नहीं। ठीक है सर। थोड़ा और भी बात करनी स्टॉक्स की, पर वो बाद में करूंगा। एक बार आज का सेटअप समझ लेते हैं। कुछ खास बातें हैं आज के लिए? ज़्यादा बदलाव नहीं है दीप, जो पिछले 2-3 दिनों से सही स्ट्रेटजी चल रही है उसी पर फोकस करेंगे और उसमें क्लियर कट है। ग्लोबल मार्केट से अभी भी हल्की कमजोरी के संकेत, और आज भी कोई बहुत मजबूती या बहुत कमजोरी के मजबूती के संकेत तो मैं नहीं मानता, ठीक ठाक ही मान रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, बार बार कल भी यही बात कर रहे हैं। 18,800 18,900 आपके लिए बेचने की रेंज है, 18,600 18,700 लेने की रेंज है, 18,700 18,800 की रेंज में कुछ भी नहीं, टाइम पास वही हो रहा है, वही रहने वाला है। बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग खरीदारी करते रहें। कमज़ोर हो, नीचे आए तब डरना नहीं है। मार्केट में करेक्शन भी आएगा तो भी एक चीज़ लिख के रख लीजिए, नोट करके लिए, एक तरफा नहीं आएगा, ऐसा धड़ 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 गिर जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेके बैठा है मार्केट। हर एक लेवल पे थोड़ा खरीदारी का भी माहौल बन रहा है, इसलिए एक तरफा नहीं जाएगा। सेल ऑन राइज कर सकते हैं अगर आपको बेचना आता है, सिर्फ खरीदना आता है, बाय एट इम्पोर्टेंट लेवल वो कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो किसी भी लेवल पे, फॉर एग्जांपल कल आपने लाइफ हाई के आसपास खरीद लिया तो दिन भर इंतजार करते रहो, या कल आपने डे लो पे बेच दिया तो वापस इंतजार करते रहो, मिलता नहीं। सो आपको खरीदना और बेचना, बेचने का मन ऊपर के लेवल पे करना है, खरीदने का मन नीचे के लेवल पे करना है, ब्रेकआउट पे नहीं या ब्रेकडाउन पे नहीं। स्टॉक्स में कर सकते हो, इंडेक्स में नहीं। इंडेक्स में और
आपको सपोर्ट लेवल पे ही लेना है, और इसलिए जो हमारी स्ट्रेटेजी कल की भी थी, 2-3 टुकड़ों में लेना है, 2-3 टुकड़ों में बेचना है, ताकि स्टॉप लॉस का झंझट ही खत्म। करेक्ट है ना। 18,800 से 18,900 के बीच में फॉर एग्जांपल 3 रेंज बना लो, मैं 800 पे बेचूंगा, 850 पे बेचूंगा, 875 पे बेचूंगा, व्हाटएवर। 700 के नीचे खरीदा, मैं 700 पे 690 पे लूंगा, 665 पे लूंगा, 635 पे लूंगा। आप डिसाइड कर, रट्टा ही मार लो, रट्टा ही मार लो। करेक्ट, तो ये स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो दोनों तरफ पैसे बनेंगे। समझ गया। पहले लेवल पे लिया, दूसरा आ गया और ले लिया, तीसरा आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, जहाँ से घुमाओगे ठीक। पहले लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, दूसरा आ गया तो और गया, वो तरीका ठीक है। ठीक है। और 2 लेवल दे देता हूँ। निफ्टी 18,475, बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद होगा तो ही जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो थोड़ा लंबा सोचने वाले ट्रेडर्स, उन्हें चिंता करनी है, तब तक नहीं। लेकिन आज एक लाइन और लिखिए कि जिससे आपका मूड माहौल कब ठीक होना चाहिए, जब 18,900 के ऊपर निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी फिर से 44,100 के ऊपर बंद होता है, तो आप फिर से तेजी में आ जाइए, फिर से तेजी में आ जाए ना। ठीक, 44,100 के ऊपर बंद होना चाहिए। ये क्लोजिंग लेवल है सारे। हाँ, 18,900 44। तो अब आपको क्या छोड़ना है? आप 43,700 800 के आसपास है, 300 पॉइंट ऊपर के छोड़ना है। निफ्टी में क्या छोड़ना है? 100-125 पॉइंट। अगर आपको टॉप पे ही बेचना है, आपके आदर, मैं तो ऐसे ही बेचूँ, तो फिर आप ऊपर के 125 पॉइंट छोड़ दो। आप ये सोचो मैं ही वो शूरवीर हूँ जो 18,886 पे बेचूंगा, तब तो फिर आपको कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं। आप तो कर लो, हाँ, जो कर रहे हो। हाँ। तो बाकी अदरवाइज ये तरीका ठीक है। तो नई फ्रेश तेजी आप इन 2 लेवल के ऊपर बंद होने पर करिए। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है क्लियर संकेत। बताएं फिर आज का सेटअप। बड़े दिनों बाद दीप आज के सेटअप में पॉजिटिव संकेत सिर्फ सिमट कर एक पर रह गया है। हाँ, ट्रेंड अपना ट्रेंड। बाकी सब जगह मामला थोड़ा ढीला है, न्यूट्रल ज्यादा है, ग्लोबल न्यूट्रल है, डीआईज न्यूट्रल है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट थोड़ा सा न्यूट्रल है कल के करेक्शन के बाद, एफआईएस के डेटा हल्के नेगेटिव है। पॉजिटिव सिर्फ ट्रेंड है, उसमें कहीं अभी तक कोई बदलाव है नहीं। निफ्टी 18,690 18,755 यह पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए आज के लिए। इसके ठीक नीचे 18,560 18,660 फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया रेंज है। 3-4 टुकड़ों में इसमें आपको खरीदना ही चाहिए। ऊपर 18,800 875 जहाँ आपकी भरपूर सप्लाई है, रोज आ रही है, रोज वहाँ पहुँच भी रहे हैं, रोज सप्लाई भी आ रही है। उसके पार निकले तो 18,900 19,000 के आसपास का अंदाज से लेवल दिया, लाइफ टाइम हाई के आसपास हो, जहाँ जाके रुकेगा रुक जाएगा, इसकी मर्जी। 19,000 थोड़ा रुकावट का लेवल बनेगा डेटा के लिहाज हो सकता है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 43,500 43,625 43,500 43,625 पहला सपोर्ट जोन है आज के लिए। इसके नीचे आने पर 43,200 43,400 हमारी फेवरेट जगह है, वो परफेक्ट रेंज है जहां पर पक्का आपको एक बार शॉर्ट काट के लॉन्ग भी करना चाहिए टुकड़ों में। बैंक निफ्टी में वहां पर एक बार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को 44,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही, तो आज के लिए जो ऊपर की रेंज है वो 43,850 43,975 43,850 43,975 पहली रुकावट की जगह है। अगर 44,000 पार करके टिके तो 44,025 125 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आती हुई दिखेगी। ये बैंक निफ्टी की रेंज। ठीक है सर, गॉट इट। कल एफआईएस लॉन्ग पोजीशन पुट कॉल रेशियो ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, सेम ही है। निफ्टी में 53% ये थोड़ा सा मार्केट के मूड के साथ घटकर आया है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आज नीचे का दिया है दीप, मैंने 18,550 का दिया है निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर किसी को स्टॉप लॉस एकदम छोटा रखना है 18,650 का रखें, मीडियम रखना है 18,600 का, थोड़ा सा दूर का रखना है 18,550 का। आपके हिसाब से आप स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,350 43,450 43,350 क्लोजिंग बेसिस पे है और 43,350 इंट्राडे बेसिस पे, 43,450 क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ भी अगर आपको छोटा रखना है तो आप 43,600 के आसपास का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। अगर आपको छोटा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, जिसको छोटा रखना है 43,600 का रखें और जिसको डीप रखना है उनके लिए ये है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट साइड में स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं, लॉन्ग साइड में क्योंकि जब, और क्यों नहीं है, जब आपको पता है कि अपसाइड कितनी है तो आप स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड रखें। लेकिन जब अपसाइड के बाद मार्केट नीचे आने लगे तो लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस क्यों वेरिएबल होता है वो भी आपको समझना जरूरी है। वो इसलिए कि हर एक की लॉन्ग पोजीशन किसी अलग अलग लेवल की बनी है, करेक्ट। तो उसके लिए फिर वो जरूरी है कि अपने रिस्क को देखते हुए वो स्टॉप लॉस लगाए। शॉर्ट साइड में क्लियर कट है 18,900, थैंक यू। 44,100 125 जो भी है, 44,100 क्या डाला है मैंने आज, 44,100 थैंक यू।
तो वहां पे क्लियर है, वही रखना है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कितना ले रखा है वो भी तो ना, एक लोटे के 5 है, एग्जैक्टली, है ना, धीरे धीरे भरा हुआ है कि खाली है ना, वो सारी चीजें हैं, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस बेचना है निफ्टी, 3 दिन से अपनी यही स्ट्रेटजी चल रही है, रोज सेम स्टॉप लॉस 18,900, Yes. आज भी यही है। Correct. बेचना है 18,755, 720 दो छोटे टारगेट, 690, 660 दो मीडियम टारगेट, 635, 600 और 560 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली, इन सारे लेवल्स के लिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं, रेंज बड़ी दे रहा हूँ खरीदने की, आपको लगेगा कि ये तो आप ऐसी रेंज दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसी ही दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसी ही रेंज पे आपको ट्रेड करना है, खरीदना है 635 से 720 की रेंज में। 720 पे खुलेगा, वहाँ रिव्यू कीजिए, 660, 635, इवन मैं तो बोलूँगा 600 तक लीजिए, ठीक है। 550 का स्टॉप लॉस होगा आपका। टारगेट 755, 775 दो छोटे टारगेट, 800, 825 दो मीडियम टारगेट, 850, 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है, गॉट इट। चलिए बैंक निफ्टी में आज दोनों में खरीदारी बिकवाली की रेंज दी है। वैसे तो पहले तो रेंज बेचने की बात है, आप चाहें तो सीधा 44,100 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं, जो 2-3 दिन से हम बोल रहे हैं। लेकिन 44,100 के स्टॉप लॉस से बेचने बाद थोड़ा नीचे बंद हुए हैं, 43,725 के आसपास। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक दिन के दौरान उछाल मिले और 43,875, 44,000 मिल जाए तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया, वहां पक्का बेचना है। 44,125 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 100 का लगा लीजिए, जो भी है वो स्टॉप लॉस लगाकर आप बेचिए जरूर। टारगेट नीचे के जो बनेंगे दीप, वो बनेंगे आपके 43,825, 43,775 और 43,675, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 43,625, 43,525 दो मीडियम टारगेट है। 43,450, 400 और 350 तक के फाइनल टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। 2 तरीके हैं, या तो सीधा 44,100 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए, या फिर इस रेंज में बेचिए। जो मिल जाए वो आपको 9:15 बजे के बाद डिसीजन लेना है। ऑप्शन मैंने दोनों बता दिए। ठीक है। खरीदना चाहते हैं 43,350 से 525 की रेंज में आपको खरीदना है। 625 पे मूड बनाइए, जरूरी नहीं कि वहाँ लेना ही है, देखिए खाली इस रेंज में खरीदिए। 43,200 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 43,625, 675 और 750 3 छोटे टारगेट है। 800, 875 के 2 मीडियम टारगेट। 43,925, 43,975 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। गॉट इट। ठीक है। आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी दोनों तरफ, दोनों, ताकि स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करें। गॉट इट सर। ठीक है, अब थोड़ा फंड एक्शन आते हैं। आज वैसे तो कल वीकली एक्सपायरी थी, ब्लॉक डील्स कल भी बहुत सारी हुई हैं। आज के लिए फंड एक्शन आपने एफआईएस का नेगेटिव क्यों रखा है? ये बहुत सारे ब्लॉक, एक तो 700 करोड़ का तो कैश में बेचा है, 2500 करोड़ के स्टॉक और बेच डाले। तो स्टॉक में बिकवाली ज़्यादा है। 325 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, नेट बिकवाली थोड़ी बड़ी है। और कल भी और आज भी, मतलब कल परसों के आंकड़े कल और कल के आंकड़े आज, थोड़ा बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है। कल आप ऊपर नहीं टिक पाए तो इसकी वजह यही कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर, और आज भी सेम यही सिचुएशन है। लोकल फंड ने 200-225 करोड़ का खरीदा, वो भी एडजस्टमेंट के बाद, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज नेगेटिव रखा है मैंने एफआईएस के डेटा को। पर इसमें एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। रोज़ हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी बल्क डील्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स हो रहे हैं। आज भी खबर है कि लैंडमार्क में शायद आपको एक्शन आते हुए दिखे। बेच तो रहे हैं, बड़े एफआईएस बेच रहे हैं, बड़े फंड्स बेच रहे हैं, पीज बेच रहे हैं, प्रमोटर्स की तरफ से हो रहा है, बट उसके सामने खरीदारी भी बड़े फंड्स की हो रही है। डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों फंड्स अच्छी खरीदारी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेचने के सामने बायर भी है, तो बिल्कुल है। फिर क्या दो वजह है। एक तो अगर ये बायर वहाँ नहीं खरीदते तो कहाँ खरीदते? हाँ, मौका तो आके मार्केट में आकर स्क्रीन में खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डिलीवरी का शेयर खरीदना है और डिलीवरी का शेयर वो ब्लॉक डील में अगर कार्लाइल नहीं बेचे और मार्केट से कार्लाइल बोलना ना लेना तो लो मार्केट से, मैं तो नहीं बेचता, फिर तो भाग जाएगा स्टॉक। यही पैसा आप सोचो, इतनी स्टेक मार्केट से खरीदने में क्या होगा? बड़ी रैली होता है, बड़ी रैली है, वही नंबर। तो इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको लेना ही है, उनको क्या लगता है मार्केट में इम्पैक्ट कॉस्ट क्या आएगी, इतना भारी पड़ेगा और मिलेगा भी नहीं। करेक्ट। एक दूसरा, आमतौर पर ब्लॉक डील आपको डिस्काउंट में मिल जाती है। अच्छा, ये तो ऐसा नहीं ना कि ब्लॉक डील के आगे पीछे जो ट्रेडर खरीदते हैं वैसे तो है नहीं, वैसे तो नहीं है। इनको तो आज लेना 2-3 साल के लिए। एग्जैक्टली। तो उनको तो ये फर्क नहीं पड़ता ना, उनको तो डिस्काउंट में मिल रहा है तो और अच्छा है। तो एक साथ भी मिल रहा है, डिस्काउंट में भी मिल रहा है, पैसे भी पड़े, लगाने तो है, लगाने हैं। या तो मार्केट में ऐसे कूद कूद के लगाओ,
या फिर और long हायर में, प्राइसेस तो जिसको पैसे लगाने हैं उनके लिए भी ठीक सिचुएशन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप टाइम करके भी कितना करोगे मार्केट को, टाइम करके सपोज आपको 5% इंडेक्स में गिरावट लगती है, तो अगर ब्लॉक डील में आपका स्टॉक 5 से 10% नीचे मिल रहा है तो क्यों नहीं लेगा फंड? राइट, फंड को भी तो पैसा लगाना है, तो वो फंड की तरफ से जस्टिफाई हो रहा है। जिसको बेचना है उसके लिए भी ठीक है कि मार्केट में बेचने जाओगे बिकेगा नहीं, भाव 15% टूट जाएगा। स्क्रीन पे बेचने से बढ़िया है फंड ले रहा है 5% डिस्काउंट ले ले भाई, 5% ही ठीक है, 7% जो लेना है डिस्काउंट ले ले। और वो भी कब, जब भागे हुए शेयरों में डिस्काउंट दे रहे हो आप। कौन सा 52 हफ्तों के निचले स्तर पे सब तो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डील्स में। और एक और चीज आपने नोटिस की, ब्लॉक डील में ज्यादातर लोकल म्यूचुअल फंड्स के नाम बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, स्पेशली मिड कैप्स में। Yes, sir. पैसे तो सारे मिड कैप्स स्मॉल कैप्स फंड में आए हैं, लग रहे हैं। हाँ। आए 2-2.5 महीनों में बड़ा पैसा आया वहां पर। तो वो पैसा आपका, और ये सेंसिबल काम ही कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कि वो पैसा डायरेक्टली स्क्रीन से आप मिड कैप खरीदो। मिड कैप्स में ये बहुत जरूरी है दीप, खरीदना बेचना है ना, ब्लॉक्स के जरिए होना बहुत जरूरी है, वो जरूरी होता है। लार्ज कैप में आप बेच दो ऐसे ही, आज आपको 2 लाख आईटीसी बेचना, 5 लाख बेचना, 10 लाख बेचना, स्क्रीन पे बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही आप मिड कैप शेयरों में आपको ब्लॉक्स के जरिए ट्रेड करना बहुत जरूरी है, लेने में भी बेचने भी, ताकि आपकी प्राइस इंपैक्ट कम से कम हो सके। वही हो रहा है। ठीक है सर, चलिए आज भी लैंडमार्क में होने वाली डील उस पर भी रखेंगे नजर। इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है, 18,800, राइट, 1 करोड़ शेयर के आसपास 18,800 के पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट वही है, 18,800 के ऊपर है ठीक है, 18,800 के नीचे थोड़े दबाव में है। मंथली सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ये है, बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही कम है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। करेक्ट, खाली 44,000 के आसपास 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कोई ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक आज से डेटा बड़े बनने शुरू होंगे, लेकिन निफ्टी के हिसाब से एक ही है, 18,800। ठीक है सर, चलिए पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है, पूरा सेटअप भी आ गया है। आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं है, स्टॉक ऑफ द डे आज नहीं है, कोई खास वजह? कुछ मिला ही कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं कुछ, क्या करें? रोज लाना मुश्किल है नहीं, एक थोड़ा बीपी से लग रहा है मुझे कि हल्का फुल्का नीचे आएगा, क्योंकि वो राइट्स इशू का अनाउंस किया तो जनरली राइट्स इशू थोड़ा डिस्काउंट पे आता है। तो मैं सोचा भी, लेकिन साथ में क्रूड 4% घट गया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा जाने दो, कौन दे। तो मतलब जहाँ व्हेन इन डाउट स्टे आउट। ठीक है, वाह, कुशल को भी याद है आपको, मतलब आप स्टे आउट का बड़ा एक्सपीरियंस है कुशल तो। नहीं ऐसा लगा मुझे सुन के एकदम, है ना। आउटस्टैंडिंग मेंबर है वो। वाह, हमारी टीम के एक और आउटस्टैंडिंग मेंबर है, वेरी गुड जी। स्टॉक ऑफ द नहीं, आज कुछ खास है 11 बजे। 11 बजे बहुत खास है। 11 बजे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 2 दिनों से मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, डब्बा ट्रेडिंग का एक बड़ा रैकेट है जो मुंबई पुलिस ने उसका भांडाफोड़ किया है, बड़े ट्रेड्स हो रहे थे। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह कि एक पुराने ज़माने में डब्बा ट्रेडिंग वो फ़ोन पर की जाती थी। आजकल कई सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मुझे ट्वीट करके भेजे, ऐप बन गए, टेलीग्राम चैनल्स बन गए डब्बा ट्रेडिंग के लिए, सब के लिए भी। हाँ, टेलीग्राम चैनल्स भी हैं और स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं। प्लस ये ऑर्डर आया जी, तो हमारे दर्शकों ने बोला कि सर इस पे कुछ करिए। तो हमने फिर इस पे पिछले 3-4 दिनों से हम काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च तो क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे थे इसमें, और काफ़ी जानकारी हमने जुटाई और फिर हमने ये समझने की कोशिश की है क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो दीप है उसमें रिस्क क्या है वो आपको समझना जरूरी है, और रिस्क समझकर क्या कुछ हो सकता है वो जानना जरूरी है, और क्यों आपको बचना चाहिए। तो हमारा पूरा आज का फोकस इस बात को लेकर है कि आप डब्बा ट्रेडिंग के माया जाल से कैसे बचे। और आजकल क्या है, नए नए बच्चे बहुत आ रहे हैं मार्केट में, है ना। एग्जैक्टली उनको समझ नहीं आता कि इसमें क्या खतरे हो सकते हैं। उनको लगता है ठीक है ना, मेरा मार्जिन नहीं लग रहा, मेरे ब्रोकरेज नहीं लग रही है, मेरे खर्चे बच रहे हैं, मेरे को तो पैसे आने, इधर से लूँ उधर से लूँ। ये जो चीज़ें नए खासतौर से आज के युवा इन्वेस्टर्स में जो ट्रेडर्स में आ रही है ना, जो 20 से 30 साल की उम्र के ट्रेडर्स हैं, उन्हें इसकी रिस्क नहीं पता है। तो इसलिए हमें काफ़ी लोगों ने लिख के भेजा, तो हमने पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपको कैसे सावधान रहना है। तो ये सावधानी के लिए आज ये शो हमारी टीम ने, हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक एक चीज़ की बारीकी में हम घुसे हैं। आप देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ाएगा। मिस मत कीजिएगा, 11 बजे हमारा विशेष शो डब्बा ट्रेडिंग का माया जाल। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये आज शाम को हमारा स्पेशल शो है जो आपको मिस नहीं करना है। आइए,
अब बात करते हैं और स्टॉक्स। आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं है, बट खबरों में कई सारे स्टॉक्स हैं, थोड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। हमारे साथ नुपुर, साथ ही कुशल और आशीष हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स में शिल्पा मेडिकेयर, जहाँ पे बोर्ड बैठक के राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी, तो शिल्पा मेडिकेयर पर रखनी है आपको नजर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो 19 तारीख को चालू हुई थी, वो उसका आज आखिरी दिन है, 23 जून आज के दिन ये बंद हो जाएगी। पहली है ये इस साल की, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। एक्सडेट के चलते आपको कुछ शेयर्स में आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट दिखेगा। पीएनबी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, डालमिया भारत और जीएचसीएल, यहाँ पर आज आपको दिखेगा डिविडेंड के चलते एडजस्टमेंट। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आईपीओ जो कल तीसरा दिन था और आज चौथा, आज आखिरी दिन है आईपीओ का। एचएमए एग्रो कल तक ये 98% भरा है और आज इसका लास्ट डे है, और इसकी इशू साइज देखेंगे तो करीबन 480 करोड़ के आसपास के, तो ये स्टॉक भी, इस पे भी आपको रखनी है नज़र। लैंडमार्क कार्ड्स, जहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के जरिए टीपीजी कैपिटल करीबन 11% इक्विटी बेच सकती है। करंट मार्केट प्राइस से अधिकतम 5% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील संभव है, तो लैंडमार्क कार्ड्स भी आज फोकस में रहने वाला है। रखनी है नजर आईटी स्टॉक्स पर भी, जहाँ पे एक्सचेंजर के क्वार्टर 3 के नतीजे आते देखिए, कंपनी की आय देखे तो अनुमान के मुताबिक ही आपको नजर आएगी, लेकिन कंपनी जो पूरे साल का गाइडेंस है वो कम किया है। पहले 8 से 10% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, जिसे अब कट करके 8 से 9% कर दिया, तो आईटी स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले। और ओएनजीसी, जहाँ पे कंपनी ने नई पाइपलाइन पन्ना गैस के जरिए 3.6 MMSCD MD गैस निकासी शुरू कर दी है, जिसके चलते 35 लाख की जो लागत है वो कम होती हुई दिखेगी ओएनजीसी के लिए, तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। ओएनजीसी पर भी देखते हैं आज अगर एक्शन आपको बनते हुए दिखता है कि नहीं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीप, खबरों में वेदांता सबसे पहले है। यहाँ पर इनका जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसकी बिक्री से जुड़ी हुई खबरों पर इन्होंने सफाई दी है, और यहाँ पर इन्होंने इस खबर का खंडन किया है और इस खबर को गलत और आधारहीन बताया है। अब ये देख रहे हैं कि देश में जो कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्लांट जो है दोबारा शुरू करने का इनका विचार है। बीपीसीएल, यहाँ पर 28 जून को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। अब अलग अलग माध्यम से के साथ साथ यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए भी हो सकता है कि रकम जुटाई जाए। टाटा पावर, कुछ सोर्सेज ऐसे आ रहे हैं, खबरें ऐसी आ रही है कि टाटा पावर कुछ विदेशी एसेट्स जो इंडोनेशिया और जाम्बिया है वहाँ पर बेच सकती है, और ओवरसीज एसेट्स बेचकर करीबन 2,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। ऑर्किड फार्मा, QIP इसका शुरू हो गया है। फ्लोर प्राइस 425 रुपये 19 पैसे रखा गया है। मौजूदा भाव से करीबन 5% के डिस्काउंट पर ये QIP इन्होंने ओपन किया है। मिर्जा इंटरनेशनल 21 और 22 जून को यूपी GST अथॉरिटी ने यहाँ पर जो इनके कारोबारी ठिकाने हैं उन पर जांच की है, और कंपनी की तरफ से यहाँ पर ये जांच में सहयोग कर रहे हैं। एरोस इंटरनेशनल, सेबी ने कंपनी के खिलाफ इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया है। यहाँ पर कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें खामियां पाई गई हैं, और BSE को फोरेंसिक ऑडिट नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। तो सेबी से एरोस ग्रुप के 3 एंटिटीज़ पर यहाँ पर बैन लगाया गया है। साथ ही अंत में पेनिनसुला लैंड, यहाँ पर फोकस रखिए। कंपनी की यूनिट ने अलीबाग में नॉन कोर एसेट्स बेचने के लिए करार कर लिया है, और कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपए में ये एसेट्स जो है इन्होंने 21 जून को बेचे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें भी। नुपुर, बताएं कुछ और खबरें, और कल के जो सारे फंड एक्शन ब्लॉक डील्स हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, ब्लॉक डील्स में सबसे पहले जो कल बड़ी डील हुई थी डिलीवरी की, वहाँ पे बायर्स की लिस्ट सामने आई है, जहाँ पे नॉगिस बैंक, सोरेटे जनरल, साउदी सेंट्रल बैंक, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ नाम है जो सामने आए हैं बायर्स की लिस्ट में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट यहाँ पे डिलीवरी के बायर्स की लिस्ट में आपको दिखेगी। सांसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पे एबीन ने करीबन 48 लाख शेयर्स बेचे थे, वहाँ पे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी। कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसे फंड हाउसेज है जहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी है। जो डील कल सांसेरा इंजीनियरिंग में होती हुई नजर आई थी। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, जहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने करीबन 8 लाख शेयर्स बेचे 3,960 के भाव पे, लेकिन खरीदने वाले के नाम भी इंटरेस्टिंग है। गोल्डमैन सैक्स और एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। एंटनी वेस्ट, यहाँ पे मेरे स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग मार्केट फंड ने करीबन 2.5 लाख शेयर्स खरीदे 277 के भाव पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बल्क डील है और प्रमोटर एक्शंस भी है। ओके, काफ़ी सारा कल बल्क डील्स और प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन हुआ है, यहाँ पर रखेंगे नजर। आइए, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, इस पर भी करते हैं फोकस। FIR,
मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेफरीज ने देखिए दिग्गज कंपनियों के जो टारगेट प्राइस है इनमें टारगेट कट किए हैं। देखिए इन्फोसिस पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य 1570 से घटाकर 1550 कर दिया है। टीसीएस पर हालांकि होल्ड की रेटिंग है और लक्ष्य जो है बढ़ाकर 3440 रुपये कर दिया है। 3240 की क्लोजिंग चल रही है। टेक महिंद्रा पर बेरिश अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो एडजस्ट किया इन्होंने 845 से बढ़ाकर 930 कर दिया है। लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस जो कि 1120 रुपये के करीब है, इससे नीचे ही चल रहा है। एचसीएल टेक यहाँ पर देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य 1125 से बढ़ाकर 1210 कर दिया है। 1163 की क्लोजिंग चल रही है। एचसीएल टेक पर मैक्वारी की तरफ से भी रिपोर्ट है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और अच्छे टारगेट्स है 1520 रुपये के। इसके अलावा कोफोर्ज पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा, जो लक्ष्य है वो 3760 से बढ़ाकर 4150 कर दिया है। 4535 की क्लोजिंग चल रही है। एलटीआई माइंट्री पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 3810 से बढ़ाकर 4100 कर दिया। 5026 की क्लोजिंग, यानी अगर आप देखें तो काफ़ी बेरिश है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ करीब 1000 रुपये नीचे का ये लक्ष्य दे रहे हैं। बजाज ऑटो पर यहाँ पर देखें तो अच्छी रिपोर्ट्स हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4612 की क्लोजिंग, 5400 का लक्ष्य। और मान रहे कि पूरे ऑटो पैक में खासतौर पर अगर आप देखें तो टू व्हीलर में ये प्रेफर्ड बेट है। और अभी तक इन्होंने देखा है कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई थी, लेकिन मान रहे कि अब यहाँ पर बॉटमिंग हो गई है। इसके चलते ईवी वॉल्यूम्स में भी बढ़त देखने को मिलेगी। 5400 रुपये के लक्ष्य के लिए कन्विक्शन बना है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स आज की। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, वोल्टास पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यूबीएस की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड और अब रेटिंग घटाकर न्यूट्रल की राय दी और लक्ष्य जो है इन्होंने 1200 से घटाकर 840 कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ है, 782 के आसपास का भाव चल रहा है, लेकिन मान रहे कि इंडस्ट्री की जो दिक्कतें अभी भी चलती रहेंगी और मार्केट शेयर गेन करने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, इसके चलते बेरिश है। इसके अलावा पूरे सीमेंट पैक पर अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन की तरफ से कमेंट्री है, ये मान रहे कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो थोड़े से महंगे हो गए, अनअट्रैक्टिव है खासतौर पर अगर आप देखा जाएगा। लेकिन एक और कुछ चीज़ें ये भी हाईलाइट करके बताइए कि गैस, कोल और की जो कीमतें हैं ये बॉटम हो चुकी हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 7020 रुपये का टारगेट है, 8163 की क्लोजिंग है। एसीसी पर भी सिमिलर रेटिंग, 1765 का टारगेट, 1832 की क्लोजिंग। अंबुजा पर 385 का टारगेट, सिमिलर रेटिंग है, 445 की क्लोजिंग चल रही है। श्री सीमेंट पर बेरिश अंडरबिट की रेटिंग के साथ 18,860 रुपये का लक्ष्य दिया, 25,656 की क्लोजिंग चल रही है। डालमिया भारत पर ओवरवेट की रेटिंग है 2220 के लक्ष्य के लिए। नोवोको विस्तास यहाँ पर बेरिश अंडरवेट की रेटिंग, 315 का टारगेट, 347 की क्लोजिंग। एसबीआई काज यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1115 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि जो स्पेंडिंग ग्रोथ है मई महीने में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ती हुई नजर आ सकती है आई है। और HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1090 के लक्ष्य के लिए। तो सीमेंट पे एक भी रिपोर्ट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के टारगेट की नहीं है। भी नहीं है सर। आईटी में भी ऐसे ही बुरा हाल है, थोड़ी बहुत मिली जुली रिपोर्ट है, लेकिन टारगेट कमोबेश सबके घटे हैं। आइए हफ्ते का आखिरी दिन स्वागत किया जाए हमारे एक्सपर्ट्स का। वक्त है पिक ऑफ द डे। ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी के साथ की जाए शुरुआत। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा शेयर आपने चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर IGL MGL दोनों में कल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आया था। एंड जिस तरीके से IGL में 480 के आसपास का जो ब्रेकआउट होने के बाद शॉर्ट कवरिंग लेड मूव थी, तो मुझे लग रहा है अगर ये पुल बैक मिला है तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, प्लस एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड के संकेत यहाँ पर अच्छी तरह मिल रहे हैं। एंड डेली चार्ट पे जिस तरीके से इसके ADX ने 25 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये सारे संकेत मोमेंटम कंटिन्यूड रहने के ही है। सो अगर ये पुल बैक मिल रहा है तो 480 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 476 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक बार 500-505 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 535 के लिए ये पर्टिकुलर पैटर्न टारगेट अनफोल्ड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है IGL के फ्यूचर्स में। 476 का स्टॉप लॉस होगा एंड इंट्राडे टारगेट होगा 505 का, पोजिशनल टारगेट होगा 535 का।
500 550 इंट्राडे टारगेट, 535 पोजिशनल टारगेट, 476 का स्टॉप लॉस, 487 पर हुआ है बंद। 4-5 रुपए नीचे मिले तो और भी बढ़िया राय खरीदारी की सचिन जी की तरफ से आईजीएल के फ्यूचर में। आइए पालिया साहब का भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे में स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल का। ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक ने हायर हाई फॉर्मेशन बनाए हैं, जिसमें ये दिखता है कि एक सस्टेन्ड यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है स्टॉक में। स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में बनी है, फर्दर यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आज के सेशन में। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 860 से 865 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 828 के आसपास। भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह। भारतीय एयरटेल लगातार 3 दिनों से मजबूत, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई 828 के स्टॉप लॉस के साथ। कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक मार्केट्स में आप देखोगे तो लास्ट 1-2 दिन से हमें कंसोलिडेशन का मूव दिखाई दे रहा है, बट विद इन द मार्केट थोड़े बहुत काउंटर्स है जहाँ पे एक अट्रैक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा आज के लिए, वो है एल&टी। आप देखोगे कि पिछले 3 दिन से लगातार लोअर एंड से हमें बाइंग मिल रही है। स्टॉक हमेशा एक हाई लो का फॉर्मेशन बना रहा है, प्लस उसकी जो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस है उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा राउंडिंग का बेस भी बना दिया है स्टॉक ने। 2416 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको इनिशिएट कर सकते हो बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का डाउन साइड पे। अप साइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट रहेगा 2470 और सेकंड टारगेट रहेगा 2488 का। 2470 2488 दो टारगेट के लिए एल&टी में करनी है आपको खरीदारी, ये राय है कुणाल शाह साहब की तरफ से। कुणाल सरावगी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल सरावगी जी बॉटल ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये बॉटल ग्रीन है? हाँ, आई थिंक बॉटल ग्रीन। कुणाल जी कौन सा कलर है ये आपका वाला? ग्रीन पता नहीं। अरे ये है एमरल्ड ग्रीन अली जी, एमरल्ड ग्रीन है। बॉटल ग्रीन अली जी हल्का हरा होता है। हाँ, बोतल वाला कांच भी तो हल्का ही होता है, सस्ता वाला। एमरल्ड मतलब तो प्रीशियस स्टोन, महंगा वाला। और आपके कानों का कलर भी इससे मैच कर रहे हैं सर। अनिल जी देखिए, मुझे बॉटल के कलर के बारे में जानकारी नहीं है, उसके जानकार आज विलुप्त हैं। मुझे केवल कप और हैंडल पता है अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, दोनों की अपनी अपनी महारत है चार्ट्स में। लेकिन आप कान भी वैसे ही सिमिलर कलर के कान पेंट करवाए आपने? अनिल जी देखिए, ये कुंडल है अनिल जी कान के, जिसके जरिए आपकी आवाज आती है जी। तो अनिल जी बिल्कुल शर्ट के साथ मैचिंग रखता हूँ इसे भी अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। बताएं सर, अब आज क्या इरादा है, खरीदारी करने का या बिकवाली करने का? अनिल जी देखिए, मैं अपना इरादा बताऊं उससे पहले आप ये इरादा बताएं। आर यू इन द मूड टू डांस टुडे अनिल जी? हेलो हेलो, कुणाल जी की आवाज नहीं आ रही है। जिसको आ रही हो बताओ किसको आई आवाज। कुणाल जी कोई डांस करने, वो डांस के नाम पे जो है ना मार्केट ऐसा डांस करवा रहा है ना, बार बार घूम जाता है। अभी क्या बोले, आज हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं अच्छा, जिसका है वो मुझे बता दे। मैंने ट्वीट डाला है, मैंने ट्वीट डाल दिया है कि लाइफ टाइम हाई आज बनेगा, अगले हफ्ते बनेगा या महीने भर इंतजार करना है। तो ये 1 पॉइंट से जो हम मिस कर गए हैं, इस 1 पॉइंट की कीमत आपको कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? सो अभी तक तो कुणाल जी, चूंकि हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम हाई बने, इसलिए हमारा इरादा नहीं है। आप बताएं आपका क्या विचार है, बगैर बंसल जी के करेंगे आप? अनिल जी देखिए, मैं तो डांस करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं अनिल जी। अगर यही शर्त है बाजार के बढ़ने की तो अनिल जी बिल्कुल डांस करके दिखाएंगे जी। मेरे ख्याल से बाजार चाहता है कि सारे पैनलिस्ट एक साथ डांस करें, तभी बाजार हाई बनाएगा। वाह। तो अनिल जी बाजार क्या चाहता है वो अनिल जी आज समझ आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल शुरुआत करते हैं, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, HPCL यानी कि हिंद पेट्रो में खरीदारी की राय है। इसमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना और कल के ट्रेड में हमने देखा कि ठीक ठाक रिकवरी नीचे के लेवल से भी होते हुए दिखी। तो मुझे लगता है कि इसमें बाय करके चलें। 271 रुपए पर 271 पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 280, दूसरा टारगेट 284। 280 284 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी HPCL में। और आज अच्छी खबर यह भी है कि कच्चे तेल के दाम 4% घटकर आए। लेट्स सी क्या कुछ एक्शन HPCL में होता है। सिद्धार्थ सेडानी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। बताएं सर
क्या पसंद किया है आज आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और हमारे प्यारे दर्शकों को। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से वन ऑफ माय ऑल टाइम सिद्धार्थ जी, सिर्फ दर्शकों के आगे प्यारे दर्शकों लगाया, हम सब क्या मतलब, हम ऐसे ही न पैनलिस्ट के आगे लगाया तो ये बताएगा कौन कि कुणाल जी आपके चहेते, सचिन जी पाले जी आपके चहेते, कौन बताएगा ये सब? ये इन सब अरे इन सब के चेहरे उतर गए, देखो एकदम ऐसे मुंह लटक गए, बोले दर्शक प्यारे हम सब क्या, देखो सबके चेहरे उतर गए जी। अनिल जी, मुझे लगा कि मन की भावना आप मन से समझ जाएंगे। नहीं, मैं तो समझ गया, कुणाल जी का क्या कर रहे हैं नहीं समझ पाया जी। कुणाल जी क्या प्रॉब्लम बताओ। अनिल जी देखिए, मुझे तो याद आई अनिल जी, पहले स्कूल में जब भाषण होते थे हाँ। तो जो भी व्यक्ति भाषण दे रहा होता था इसी तरह से बोलता था अनिल जी, हाँ। कि मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे प्यारे दर्शक। अनिल जी बिल्कुल उसी तरह से बोला सडानी जी ने। हाँ। स्कूल के दिन याद आ गए अनिल जी। बिल्कुल, खाली इसमें गणमान्य नहीं लगाया था ये ध्यान रहे, उधर तो प्यारे दर्शक लगाया था, इधर गणमान्य नहीं लगाया था जी। सिद्धार्थ जी बताए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी रिवाइंड कर लेता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग प्यारे अनिल जी, प्यारे दीपांशु और प्यारे पैनलिस्ट और प्यारे दर्शकों। आप सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका, बताइए कुणाल जी। अनिल जी जी सर। अनिल जी, अरे अनिल जी प्यारे कुणाल जी बोलना तो भूल ही गए अभी भी। पता चला आज तो ठीक है 4-5 ही है, अगर जिस दिन 10-12 एक्सपर्ट की लिस्ट होगी पूरा टाइम इसी में जाएगा। हाँ, और कुणाल भी एक नहीं दो है, दो है आज। हाँ, तो चलिए सारे प्यारे हैं, बताएं सिद्धार्थ जी अब आगे क्या? बिल्कुल अनिल जी, और पिक ऑफ द डे के लिहाज से मेरा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक वो है दीपक नाइट्राइट। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 2350 का। स्पेशलिटी केमिकल का दिग्गज कंपनी फिनोलिक्स में है और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है नेक्स्ट 4 इयर्स में। केपेक्स है 2500 करोड़ का 2 सालों में और नए प्रोडक्ट के इनोवेशन और इंट्रोडक्शन करने वाली है दीपक नाइट्राइट। 2350 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द डे के लिहाज से आज मैं देना चाहूंगा दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर करें खरीदारी 2350 तक के टारगेट के लिए। आइए आज जो खबरों में काउंटर्स हैं और जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वहां पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। एक्शन आ सकता है। लैंडमार्क कार्स, इसमें बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। एक बार सचिन जी से जरा राय ले ली जाए। सचिन जी, लैंडमार्क कार्स जरा देखिए, आज 44 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील होगी, 11% इक्विटी का सौदा होने वाला है। कल 666 के लेवल पर बंद हुआ था, उसके आसपास। जरा बताएं इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए क्या रहेंगे? दीपांशु, यहाँ पर लगभग 6 महीने का ही डेटा अवेलेबल है एंड जिस तरीके से प्राइस में परफॉर्मेंस रही है, थोड़े से यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है, बट जिस तरीके से 650 630 के आसपास के 2 सपोर्ट लेवल्स है, तो मुझे लग रहा है अगर ये डिक्लाइंस थोड़े दिन कंटिन्यू रहती है तो कहीं जाकर 630 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है। मेजर ट्रेंड थोड़ी सी यहाँ पर बताना डिफिकल्ट होगा, बट इंटरमीडिएटली मुझे लग रहा है एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक लॉक्ड इन है। 700 के आसपास काफी अच्छा सप्लाई है एंड 630 का जो ब्रेकआउट लेवल था मुझे लग रहा है वहीं पर जाके कहीं थोड़ा सा एक सपोर्ट बन सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है और कुछ दिनों के लिए ये पर्टिकुलर ऑस्किलेशन जारी रह सकता है। 630 ऑन द लोअर साइड एंड 700 ऑन द हायर साइड। ओके, 630 लोअर साइड और 730 हायर साइड, यहाँ पर रखिए नज़र। और बात करते करते सचिन जी, आपके ब्लॉक डील होती हुई भी दिख रही है हमें। लैंडमार्क कार्स करीब 1.9% इक्विटी का सौदा आपको इस समय होते हुए दिख रहा है। बड़ा सौदा होने वाला है, तो ये होती रहेगी ब्लॉक डील। प्री ओपन विंडो में करीब 7.5 लाख शेयर्स का सौदा ऑलरेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट 11% इक्विटी का आज सौदा होने वाला है, बट ये प्रोसेस शुरू हो चुका है ब्लॉक डील का इस काउंटर में, तो इस पर भी रखेंगे नजर आज आईटी पर भी रहेगी। और सिद्धार्थ जी, आईटी पर आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि एक्सेंचर के Q3 नंबर्स आए हैं कल। आए 2.5% बढ़िया, अनुमान 5.5% की बढ़त का था। मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है और फिर गाइडेंस इन्होंने काटी है सर। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी लोअर एंड पर रहेगी और मार्जिन गाइडेंस भी थोड़ी मिड एंड पर रहने वाली है। जरा बताएं आपकी राय आईटी पर एक्सेंचर के नंबर्स के बाद। देखिए दीपांशु, एक्सेंचर के नंबर्स जो हैं वो एक यार्डस्टिक जरूर माने जाते हैं आईटी कंपनियों के लिए और यहाँ से एक बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिलता है पूरे क्षेत्र को।
डेफिनेटली गाइडेंस जो काटा है ये वेलकम मूव नहीं है पूरे क्षेत्र के लिए, बट ये क्लोज टू इन्फोसिस के नतीजों की तरह है जहां पे गाइडेंस काटे गए हैं, नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आईटी में एक ही व्यू रखता हूं कि यहां से और एक क्वार्टर और एक तिमाही के नतीजे हो सकता है कमजोर रहे, बट यहां से एक तिमाही के बाद आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इंक्लूडिंग लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि मिड कैप तो हमने देखा ही है परफॉर्मेंस दमदार रहा पिछले तिमाही का और प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा देखा। तो हम बहुत पॉजिटिव है मिड कैप आईटी पे और पॉजिटिव रहेंगे एक क्वार्टर के बाद, एक तिमाही के बाद लार्ज कैप आईटी पे। तो अगर आईटी पे खरीदारी करनी है तो समय है आज। ओके, आईटी में खरीदारी करनी है तो समय है आज। आज थोड़ी वीकनेस आप एक्सपेक्ट करके चलिए। देखते हैं एक्सेंचर के नंबर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली गाइडेंस के बाद आज आईटी में किस तरह का रिएक्शन आता है। कल थोड़े मिले जुले चाल आपको आईटी में दिखी थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होते हुए दिखे थे। ओएनजीसी ये भी रेडार पर रहने वाला है। कुणाल शाह साहब जरा ओएनजीसी का चार्ट देखें। इनकी नई पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू हो गया है, करीब 3.6 MMSCND यूनिट्स आने वाली हैं इससे हर दिन। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? कल करीब 1% नीचे था। आई थिंक ओवरऑल अगर ओएनजीसी का मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखूँ तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। कल के परसों के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम्स के साथ। उसने पिछले एटलीस्ट 7 दिनों का हाई भी क्रॉस कर दिया था। कल के सेशन में थोड़ा हमने सेलिंग प्रेशर देखा, बट अभी भी अंडरटोन काफ़ी पॉजिटिव है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन जाता है स्टॉक को वो है 156-155 के आसपास। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आप करंट लेवल से भी उसको इनिशिएट कर सकते हो। लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, 156 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड पे ग्रेजुअली मूव स्टॉक अपसाइड को इसको 163-165 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी जिस पर रखने नजर। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर भी रखिएगा नजर। प्री ओपन विंडो में 20 लाख शेयर्स के सौदे इस काउंटर में भी होते हुए दिख रहे हैं। करीब 1% इक्विटी का सौदा स्टर्लिंग एंड विल्सन में भी आपने होते हुए देखा है, तो ये काउंटर भी अपने रेडार पर रखिए। इस पर भी थोड़ा एक्शन बना है, ब्लॉक डील विंडो में ट्रेड हुआ है। HPCL की तो हमने बात करी, BPCL ये भी आज रेडार में रहने वाला है। राइट्स इशू के जरिए यहाँ पर आप आने वाले समय में फंड रेजिंग के ऑप्शंस देख सकते हैं। ये खबर है 28 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है। कुणाल जी जरा एक बार, कुणाल सरावगी साहब एक बार जरा BPCL का चार्ट देख लें। HPCL तो आपके रेडार पर है, BPCL के टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर? देखिए दीपांशु, कमोवेश वैसा ही चार्ट है जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, तो BPCL HPCL के चार्ट सिमिलर हैं। चार्ट पर अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कुछ तेजी बनी, कुछ कंसोलिडेशन 2-3 सत्रों से चल रहा है। मुझे लगता है एक सपोर्ट है 370 के आसपास, तो 370 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है इसमें भी तेजी बनेगी और आपको 385-390 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो खरीद करके चलने की यहाँ पर भी राय। ओके, तो ये है आपके लिए BPCL पर खरीदारी करने की राय।